Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So this is second part of the video where we will discuss time of supply in case of services, both forward charge as well as reverse charge, and we will cover section 13 of the CGST Act. Okay, the first part of the video, which is time of supply in case of goods, the link is already given in the description. So let's start. So time of supply discussion is covered into two parts: time of supply for goods, time of supply for services. Goods has already been covered in the part 1, and this time we will discuss forward and reverse charge of time of supply in case of services. Okay, so let's start. So time of supply for services we will cover forward charge first. द लॉ सेज कि अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है और उसका इनवॉइस अगर आपने 30 दिन के अंदर इशू कर दिया है, 30 डेज के अंदर, तो अर्लियर ऑफ द टू डेट्स विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. मतलब इनमें से जो दो डेट में से जो पहले डेट आएगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा. दो डेट क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस, जब सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा कस्टमर को, और डेट ऑफ पेमेंट, जब सप्लायर को पेमेंट रिसीव होगा कस्टमर से. ठीक है, पेमेंट के केस में आपको दो बातें ध्यान रखनी है. एक, जिस दिन सप्लायर का अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है वो डेट ध्यान में रखना है, और जिस दिन सप्लायर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया है पेमेंट का. ठीक है, इन दोनों में से जो अर्ली होगा वही डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा. तो अगर आपने इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू किया है, 30 डेज के अंदर, तो अर्लियर ऑफ द टू डेट्स जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. अगर नहीं किया है 30 दिन के अंदर, अगर आपने 31st डे या 30 दिन के बाद कोई इनवॉइस रेज किया है, तो जिस दिन आपने सप्लाई कंप्लीट किया है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिसको हम लोग कंप्लीशन ऑफ सर्विस भी बोलते हैं, तो जब आपने सर्विस कंप्लीट की है वो डेट, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होगा टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो वेरी सिंपल, 30 दिन के अंदर अगर इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस प्लस पेमेंट, और अगर 30 दिन के अंदर इशू नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी के लिए 45 डेज का टाइम रहता है इनवॉइस इशू करने का. अगर आप किसी वजह से टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इन पॉइंट्स के वजह से, तो आपको क्या डेट कंसीडर करना होगा? जिस दिन रेसिपिएंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा कि मुझे ये सर्विसेज मिल चुकी है, वही डेट हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. वो कब देखेंगे? जब आप ऊपर में कोई भी डेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा. ठीक है, सो इफ नन ऑफ द टू केसेस आर एप्लीकेबल, then the time of supply will be the date when the recipient shows the receipt of service in his books of account. जब वो receipt of service को अपने books of accounts में दिखाएगा वही डेट मान लेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मिस्टर एक्स को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की गई है. मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर वाई. अमाउंट है 50,000. ओके, 8 अप्रैल, ध्यान से देखिएगा, 8 अप्रैल 2018 को 10,000 रुपए का एडवांस मिलता है मिस्टर वाई से. 8 अप्रैल को. 2 दिन बाद 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है. सो सर्विस कंप्लीट कब हो रही है? 10 अप्रैल को. मिस्टर 16 तारीख को मिस्टर एक्स रिसीव्स बैलेंस पेमेंट ऑफ 40,000 एंड रिकॉर्ड्स इन इट बुक. सो 50,000 का था, 10,000 8 अप्रैल को मिल गया, बाकी 40,000 जो है एक महीने बाद 16 मई 2018 को मिला. अब हमें टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है, और इनवॉइस इशू डेट दो कंसीडर करेंगे, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2. आइए सिचुएशन 1 देखते हैं. इनवॉइस कब रेज हुआ है? 15 अप्रैल 2018. तो हमें लॉ बोलता है कि अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू होता है तो सर्विस कंप्लीट कब हुई है? 10 अप्रैल. वहां से 30 डेज काउंट करेंगे तो हो जाएगा 9 या 10 मई. सो 9th और 10th में इज द लास्ट डेट. बट इनवॉइस इशू कब हुआ है? 15 अप्रैल. 5 दिन बाद ही इनवॉइस इशू कर दिया है. तो अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू हो जाता है तो दो डेट से हमें मतलब है. नंबर 1 क्या? डेट ऑफ पेमेंट. नंबर 1 डेट ऑफ पेमेंट, और नंबर 2 डेट ऑफ इनवॉइस. सो आइए देखते हैं. पहला 10,000 रुपए के लिए देखते हैं. सो फॉर 10,000 टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 10,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? दो डेट देखना है. पहला डेट ऑफ इनवॉइस. डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 15 अप्रैल. और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? एडवांस कब मिला था? 8 अप्रैल को. सो दोनों में से अर्ली डेट क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल. सो 8 अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई. दूसरा पेमेंट 40,000, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई चेक करते हैं. 40,000 के लिए डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 40,000 के लिए डेट ऑफ इनवॉइस 15 अप्रैल इज द डेट ऑफ इनवॉइस. ठीक है,
और 40,000 मिला कब है पेमेंट? 16 मई 2018। इन दोनों में से अर्लियर पहले कौन सा है? 15 अप्रैल। सो 15 अप्रैल हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा सिचुएशन देखिए, अब जो इनवॉइस इशू हो रहा है वो 15 मई को हो रहा है, मतलब 30 डेज के अंदर नहीं हो रहा है। सर्विस कंप्लीट हुई है 10 तारीख को और इनवॉइस इशू होना था 10 मई के अंदर अंदर, बट इनवॉइस इशू कब हो रहा है? 15 मई के अंदर। तो अब हम दो डेट कंसीडर करेंगे, बताइए कौन सा? नंबर वन, कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर्विस कंप्लीट कब हुआ है? 10 तारीख को। और पेमेंट डेट, ठीक है। सो पहला 10,000 के लिए देख लेते हैं। सो 10,000 के लिए पेमेंट कब आया है हमें? 8 अप्रैल को। और सर्विस कंप्लीट कब हुई है? 10 अप्रैल को। विच एवर इज अर्लियर इज 8 अप्रैल। आराम से देखिए, आई होप दिस इज क्लियर। 40,000 के लिए देखते हैं, पेमेंट कब आया है? 16 मई 2018 को। कंप्लीशन को कब हुआ है सर्विस? 10 अप्रैल 2018। विच एवर इज अर्लियर इज 10 अप्रैल 2018। I hope this is clear. Moving next. Now continuous supply of service. जैसे continuous supply of goods था वैसे ही continuous supply of service है। कब मानेंगे कि continuous supply है? तीन important point। पहला, services provided continuously। दूसरा, it should be provided under a contract जिसका पीरियड 3 महीने से ज्यादा है। सो कोई भी सर्विस कंटिन्यूअस तब मानी जाएगी जब उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने से ज्यादा है और पेमेंट ऑब्लिगेशन जो है वो पीरियोडिकल है, ठीक है। हमें टाइम ऑफ सप्लाई एकदम पता है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? अगर इनवॉइस टाइमली इशू करेंगे तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं करेंगे, टाइम से अगर इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विस जब कंप्लीट होगी और पेमेंट, उन दोनों में से जो पहले होगा उसको मान लेंगे। अब आता है टाइमली कब इनवॉइस रेज करना है। टाइमली का मतलब क्या है? तीन डेट हमें ध्यान रखना है। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें यह पता चल जाता है कि पेमेंट का ड्यू डेट्स क्या है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पता चलता है कि पेमेंट का डेट क्या है, तो वो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है विल बी द ड्यू डेट फॉर रेजिंग इनवॉइस। तो आपको उसी वक्त इनवॉइस रेज करना होगा, वही ड्यू डेट होगा। अगर पेमेंट का डेट्स अवेलेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से पता नहीं चल रहा है, तो जब पेमेंट एक्चुअली मिलेगा उस दिन या उससे पहले इनवॉइस रेज करना होगा। इनवॉइस विल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। सो एक्चुअल पेमेंट। तीसरा, अगर पेमेंट कोई इवेंट से लिंक्ड है, पेमेंट कोई इवेंट से लिंक्ड है, तो इनवॉइस कब रेज करेंगे? जब वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा या उससे पहले। इवेंट इनवॉइस विल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। सो तीन बातें ध्यान में रखनी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ड्यू डेट पेमेंट का मेंशन्ड है तो वही ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगा। अगर पेमेंट का डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन एक्चुअली पेमेंट मिलेगा उस दिन या उससे पहले इनवॉइस रेज करना है। और अगर कोई इवेंट पे डिसाइड होगा कि पेमेंट कब आएगा, तो वो इवेंट का कंप्लीशन डेट या उससे पहले इनवॉइस रेज करना है। अगर टाइमली इनवॉइस रेज कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर टाइमली रेज नहीं किया तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, लेट्स सी। सपोज मिस्टर एक्स इज गेटिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस फ्रॉम अ डेवलपर, ठीक है, अगेंस्ट बाइंग ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट फॉर द पीरियड दिस। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक के लिए कोई सर्विस ले रहा है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। इसका वैल्यू है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू है 150 लैक्स, ओके। तीन सिचुएशंस हम लोग देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। पहला, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। सो कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि हर क्वार्टर खत्म होने के बाद में पेमेंट मिल जाएगा। मतलब ड्यू डेट्स हमें पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट से, तो इनवॉइस का ड्यू डेट क्या होगा? एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। सो हर क्वार्टर का एंड जो है वो ड्यू डेट मान लिया जाएगा इनवॉइस का। सो पहला क्वार्टर है 30 सितंबर 2019, तो 30 सितंबर इज द ड्यू डेट जब आपको इनवॉइस रेज करना है। आपने इनवॉइस कब रेज किया? 3 दिन बाद। आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया है, 30 सितंबर लास्ट डेट था, आपने इशू कब किया है? 3 दिन बाद। तो जब इनवॉइस टाइमली इशू नहीं होता है तो हम लोग दो डेट देखते हैं, कौन सा? कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो कंप्लीशन हुआ है 30 सितंबर को, पेमेंट आया है 15 अक्टूबर को, विच एवर इज अर्ली इज 30 सितंबर। सो 30 सितंबर जो है टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा।
दूसरा, सर्विस कंप्लीट हुआ है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट इनवॉइस रेज करने का। इनवॉइस कब रेज हुआ? पहले ही हो गया 2 दिसंबर, तो टाइमली इनवॉइस रेज हो गया, यस। डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर चेक करेंगे। अर्लियर कौन सा है? 2 दिसंबर, टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन बोलता है कि पेमेंट जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दिया जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रहा है कि पेमेंट क्या होगा। तब इनवॉइस कब इशू करेंगे? एक्चुअली जब पेमेंट मिलेगा दैट विल बी द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड। एक्चुअल पेमेंट डेट देखेंगे तो 12 जनवरी को इनवॉइस इशू करना था पहला, बट इनवॉइस इशू कब किया है? 4 जनवरी को, मतलब पहले टाइमली इशू हो गया, 12 तारीख को करना था। इनवॉइस कब कर दिया? 4 तारीख को, टाइमली हुआ है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन सा है? 4 तारीख। दूसरा सिचुएशन, पेमेंट मिला 2 अप्रैल, सो 2 अप्रैल इज द लास्ट डेट जब आपको इनवॉइस रेज करना था। आपने 22 तारीख को रेज किया है, 22 अप्रैल, लेट कर दिया आपने। तो जब लेट कर देते हैं इनवॉइस रेज करने में, तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर देखेंगे। तो अर्ली कौन सा है? 31 मार्च। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा सिचुएशन, पेमेंट जो है वो इवेंट से लिंक्ड है। 40% पेमेंट ऑन 40% कंप्लीशन, बैलेंस पेमेंट ऑन 100% कंप्लीशन। तो जब 40% काम कंप्लीट हो जाएगा तो 40% पेमेंट मिल जाएगा, और 60% काम हो जाएगा तो पूरा पेमेंट मिल जाएगा। तो सपोज 1 अक्टूबर इज द डेट जब 40% काम हुआ, और 31 मार्च को पूरा 100% काम हो गया। तो 1 अक्टूबर इज द लास्ट डेट जब आपको इनवॉइस रेज करना था। आपने कब किया? पहले ही कर दिया, 29 सितंबर को ही कर दिया इनवॉइस रेज। तो जब टाइमली इशू हो गया इनवॉइस, तो पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, क्या है अर्लियर कौन सा है? 29 सितंबर। दूसरा, 31 मार्च को 60% इवेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको इनवॉइस कब रेज करना था? 31 मार्च को। आपने कब किया? अप्रैल, नेक्स्ट मंथ। टाइमली रेज नहीं हुआ है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट 31 मार्च और 28 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर इज 31 मार्च। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ सर्विसेज। ओ सॉरी, सर्विसेज तो पढ़ रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। तो टिल नाउ हम फॉरवर्ड चार्ज पढ़ रहे थे, अब हम रिवर्स चार्ज देखते हैं सर्विसेज में। तो दो डेट से हमें मतलब है यहाँ पे। अर्लियर ऑफ द टू डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। नंबर 1, डेट फॉलोइंग इनवॉइस प्लस 60 डेज। इनवॉइस से 60 दिन उसके जस्ट बाद जो डे आएगा उसको कंसीडर करना है। और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट रेसिपिएंट जो है वो करेगा, तो हमें पेमेंट के लिए दो डेट को ध्यान में रखना है। जब उसका अकाउंट डेबिट होगा, पेमेंट के डेट जब उसका अकाउंट डेबिट होगा, और एंट्री इन द बुक्स जब वो एंट्री करेगा पेमेंट का, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अगर किसी रीजन से ये दोनों डेट अवेलेबल नहीं है, तो रेसिपिएंट जिस दिन अपने बुक्स में उस सप्लाई का एंट्री करेगा कि मुझे ये सप्लाई मिल रहा है या मिला है, वो डेट मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। लेट्स सी बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। मिस्टर एक्स प्रोवाइड लीगल सर्विस एज एन एडवोकेट टू मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है मिस्टर वाई को, विच फॉल अंडर, हमें पता है लीगल सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है, तो टैक्स कौन देगा? मिस्टर वाई। अब हम डिसाइड क्या करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई है। सर्विस कंप्लीशन डेट क्या है? 10 अप्रैल। 12 तारीख को 2 दिन बाद इनवॉइस इशू हो रहा है, ठीक है। एक्स इश्यूज एन इनवॉइस। 10 जुलाई को, 10th जुलाई, पेमेंट इज मेड बाय मिस्टर वाई थ्रू चेक एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मिस्टर वाई ने पेमेंट कर दिया 10 जुलाई को, और बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर ली कब? 10 जुलाई को। उसके अकाउंट से, मिस्टर वाई के अकाउंट से पेमेंट डेबिट कब हुआ? 15 जुलाई को। अब हमें डिसाइड करना है टाइम ऑफ सप्लाई। तो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज दो डेट मतलब है। पहला डेट कौन सा है? डेट फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और दूसरा है डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पहले पेमेंट देख लेते हैं। डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? बुक्स में एंट्री और अकाउंट डेबिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो 10 जुलाई को बुक्स में एंट्री कर लिया था मिस्टर वाई ने,
बुक्स में एंट्री कर लिया था और 15 जुलाई का उसका अकाउंट डेबिट हो गया था. विच एवर इज अर्लियर इज 10th जुलाई. सो डेट ऑफ पेमेंट इज 10th जुलाई. अब आते हैं डेट immediately following 60 days. Date immediately following 60 days from the date of invoice. तो 12/4 को इनवॉइस रेज हुआ, 12 अप्रैल को इनवॉइस रेज हुआ, वहां से 60 डेज काउंट करो और उसमें 1 डे ऐड कर दो तो आ जाएगा 12 जून सॉरी. सो 12th जून आ गया. नाउ दो डेट कंसीडर करना है, 10th जुलाई पेमेंट डेट और डेट फॉलोइंग 60 days from the date of invoice 12 June, whichever is earlier is 12th June. So time of supply shall be 12th June 2018. I hope this is clear. Now time of supply for voucher is similar for the goods as well. कि अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि उस वाउचर से क्या सप्लाई मिलेगा इशू के टाइम पे, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर भी टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन क्या बोलते हैं सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, मतलब तब रिडेम्पशन का जो डेट होगा वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिडेम्पशन. अगर इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी रिसीव करता है सप्लायर तो जिस दिन रिसीव करेगा वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. अगर ये सब क्लॉजेस से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है तो रेसिडुअरी क्लॉज अप्लाई करना है. क्या कि अगर कोई पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने का ऑब्लिगेशन है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दैट रिटर्न विल बी टाइम ऑफ सप्लाई. और अगर कोई रिटर्न फाइल करने का ऑब्लिगेशन नहीं है तो जिस दिन आप पेमेंट करेंगे वही ड्यू डेट मान लिया जाएगा. ड्यू डेट जिस दिन आप पेमेंट करेंगे वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. So this was again a small discussion on time of supply for services. This is part 2 of the video. Part 1 description is given in the description. If you have any doubt or discussion, if you wanted to discuss something, you can surely write in the comment box. Thank you.